हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज के रिट्यूअल डिस्कशन में। सबसे पहला सवाल कि भाई आज फिर कोई और आ गया। तो देखिए, हुआ ये कि आज शिवम सर भी अवेलेबल नहीं थे, तो क्योंकि हमें जर्नी कंटिन्यू करनी है तो आज के लिए मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आज चलिए शुरू करते हैं हमारी डिस्कशन। आज हम 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ये चारों आर्टिकल्स काफ़ी वैलिड हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के हैं। इससे आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा, ना सिर्फ मेंस के लिए बल्कि प्रीलिम्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगेंगे। जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे उनमें एक आर्टिकल होगा रिन्यूएबल एनर्जी, जो टारगेट है 2030 का, जहाँ बात की गई है रिन्यूएबल्स को से मिलने वाली एनर्जी को 3 गुना करने के लिए। एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस को लेके जो नया बिल आया है उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था सप्लाई चेन के बारे में, कैसे सप्लाई चेन चेंज हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इवेंचुअली जेंडर बेस्ड बजटिंग के ऊपर एक आर्टिकल है जिसमें इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है, इसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे वो है इंडिया की सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 3 में इंडियन इकॉनमी में ये टॉपिक आता है, उसका प्लानिंग और रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जब बात आती है, टॉपिक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में काफ़ी टाइम से रह रहा है और इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले ये देखते हैं। सबसे बड़ी बात, टॉपिक का नाम है इंडिया सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज सप्लाई चेन? टेल मी दैट। सप्लाई चेन से आप क्या समझते हैं? सप्लाई चेन का मतलब होता है, मान लो आप एक कार आज देख रहे हो, ठीक है। मान लो आपने कार देखी कि टाटा की एक कार है, टाटा की कार है और उस कार का जो इंजन है मान लो वो यूरोप में बनता है, और वो यूरोप में इंजन बना और वो फिर इंजन बन के इंडिया आया, इंडिया में उसकी बॉडी बनी, इंजन को उसमें ऐड किया, फिर जो उसका चिप होता है, चिप जो जिससे गाड़ी वर्क करती है, स्विच दबाने से आपकी जो विंडोज़ ऊपर हो रही हैं या गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है, वो सब चिप्स बन के आते हैं चाइना से या वियतनाम से, ठीक है। फिर वो आके इंडिया में पुणे में या फिर तमिलनाडु में आके असेंबल करती है गाड़ी को और आपकी गाड़ी बन के तैयार हो जाती है। उसी तरह अगर आप एक मोबाइल फ़ोन को लो तो उसकी स्क्रीन कोरिया में बनती है, जो उसका चिपसेट है वो ताइवान में बनता है, जो उसकी बॉडी है वो चाइना से बन के आती है, इंडिया में वो असेंबल होता है। यानी कई चरणों में कई चीज़ें बनती हैं और एक चेन सी बन जाती है। कहीं मैन्युफैक्चरिंग ए हो रहा है, कहीं बी हो रहा है और एक जगह फाइनली वो असेंबल हो रही हैं, जुड़ रही हैं। तो वो एक चेन बनी हुई है जहाँ अलग अलग चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं अलग अलग देश के द्वारा। तो एक प्रोडक्ट जिसका मान लो अगर मैं मोबाइल उठाऊं तो जो उसका केसिंग है, जो कवर है, वो चाइना से आया और वहाँ से कवर वहाँ से आया और चिप कहीं और से आई, होते होते फ़ोन बन के तैयार हुआ इंडिया में, चाहे वो आईफोन हो या कोई भी फ़ोन हो, और फिर बिकने गया वो यूएसए में। तो एक चेन है, चाइना से लेके यूएसए तक, शुरू हुआ चाइना से, बन के तैयार हुआ इंडिया में, बिकने गया वो फ़ोन अमेरिका में। तो पूरी चेन बन गई। इसे कहते हैं हम सप्लाई चेन किसी भी चीज़ की, जहाँ से वो चलता है और जहाँ तक जाकर वो ख़त्म होता है। सो कोई भी प्रोडक्ट आज जो हम देखते हैं मोस्टली वो सब एक सप्लाई चेन से बनते हैं, एक ही जगह बन के प्रोड्यूस नहीं हो जाता। तो जनरली जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो वहाँ एक देश का दबदबा है, वो देश है चाइना। मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, हर एक चीज़ के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ सप्लाई चेन में मोनोपोली है किसकी? तो चाइना की। अब लेकिन हालांकि भारत लगातार कोशिश कर रहा है और बाकी देश भी कि हम एक चाइना +1 मॉडल बनाएं। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, चाइना +1 मॉडल। इसका मतलब चाइना में ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ के लिए, सप्लाईज के लिए, सप्लाई चेन के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, लेकिन हमें चाइना के अलावा एक और ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि जैसे कोविड के टाइम में हमने देखा कि जब चाइना ने अपनी देश को बंद कर लिया तो बाकी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन रुक गया था। मोबाइल फ़ोन्स का प्रोडक्शन हो, कार्स की डिलीवरी हो, बाइक्स की डिलीवरी हो, सब रुक गई थी क्योंकि चाइना की मोनोपोली है। तो अब बात की गई चाइना +1 की। चाइना तो होगा ठीक है, इसके साथ एक और ऑप्शन होना चाहिए। सो चाइना +1 अप्रोच कहते हैं इसको। इसी के तहत इंडिया ने भी रिसेंटली जो D20 की समिट हुई थी वहां बात की कि हम एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करेंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि एशिया का एक हब बनाया जा सके इंडिया में ग्लोबल सप्लाई चेन्स का। यानी अब आप इंडिया से इस रूट को होते हुए सीधा यूरोप तक पहुंच पाएंगे, मिडिल ईस्ट को होते हुए बिना इस स्वेज कनाल का इस्तेमाल करते आप इंडिया से होते हुए सीधा यहाँ से यूरोप पहुँच जाएंगे। तो ये किया क्यों जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि इंडिया एक सप्लाई चेन का हब बन पाए एशिया में। इससे फ़ायदा ये होगा कि चाइना का दबदबा कम होगा, उनकी मोनोपोली कम होगी और बाकी देशों के पास एक अल्टरनेटिव होगा कंपनी के पास। अगर आज आप एक फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको चाइना से ही सामान मंगवाना पड़ेगा, ताइवान से ही चिप्स मंगवाने पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो उसके लिए काम शुरू हुआ, ठीक है। तो ये डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी पूरी कहानी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है सप्लाई चेन, हमने समझ गया कि एक ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क होता है। ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क, जैसे मैंने बताया, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग जगहों से बन के आते हैं। सो ये जो प्रोडक्शन नेटवर्क होता है इसमें हर जगह हर लेवल पर एक वैल्यू ऐड होती है। जैसे जहाँ पे चिप्स बने उन्होंने अपना चिप ऐड किया,
कहीं मोबाइल की बॉडी बनी, वहाँ की बॉडी की वैल्यू ऐड हुई। तो इस तरह हर एक लेवल पे एक एक चीज़ की वैल्यू ऐड होती है। इंडिया में असेंबल हुआ, चाइना में उसका केस बना, कोरिया में उसका ग्लास बना, इस तरह हर लेवल पे एक वैल्यू ऐड होती है। तो कौन सी चीज़ कहाँ से बन के आएगी डिसाइड होता है किस चीज़ से, कहाँ से आप ग्लास लेंगे, कहाँ से आप चिपसेट लेंगे, कहाँ असेंबल होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि कहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कहाँ चीज़ सस्ती पड़ रही है, कहाँ लेबर सस्ता मिल रहा है, कहाँ इसकी टेक्नोलॉजी सस्ती है। तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव यानी सस्ता बनाने के लिए जहाँ सबसे सस्ती ग्लास मिलेगी वहाँ से ग्लास लोगे। ये प्रोसेस है, सप्लाई चेन डेवलप इस तरह से होती है। तो अगर भारत को सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है तो इंडिया को वो चीज़ें जो चाइना प्रोवाइड करा रहा है कम दरों में उपलब्ध करानी पड़ेगी, तभी जाकर आपके सप्लाई चेन में आपकी हिस्सेदारी बढ़ती है। तो ग्लोबल अगर मैं डिफाइन करूँ, इट्स अ ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क, जिसमें प्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन होता है, प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस अलग अलग देशों में पूरे किए जाते हैं। आई होप आप समझ गए। इसके बाद देखिए शुरू कैसे हुआ। पहले चीज़ें इकोनॉमी बंद हुआ करती थी, ग्लोबलाइजेशन उतना हुआ नहीं था, हर देश अपने लिए चीज़ें मैन्युफैक्चर करता था। इंडिया में भी पहले ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चर होता नहीं था। फिर गेस करो, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च हुई थी, स्प्लेंडर। फिर हीरो अलग इंडियन कंपनी थी, होंडा जापानीज कंपनी थी। फिर आज आप देखो तो हीरो अलग मोटरसाइकिल्स बनाती है, होंडा अलग मोटरसाइकिल्स बनाती है। इंडियन कंपनीज खुद डेवलप हो गई, इन्होंने अफ्रीका में अपनी बाइक्स बेचना स्टार्ट किया, दुनिया भर में भी बाइक्स बेच रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, दुनिया भर में हुआ। सबको दिखने लग गया अच्छा ये चीज़ यहाँ सस्ती है, वो चीज़ वहाँ सस्ती है। तो हर जगह से हर देश की कंपनियाँ एक ग्लोबली एक सिस्टम बनाने लग गई कि जहाँ जो चीज़ सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है वहाँ से हम लेके आएंगे उसको और अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसलिए सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि कहाँ कितने सस्ते में, कितना कॉस्ट इफेक्टिवली, कितने हाई क्वालिटी की चीज़ कहीं मिलती है। और इसीलिए दुनिया भर की हर कंपनी को ऐसा लगा हर क्षेत्र में कि चलो हमें भी एक सप्लाई चेन को फॉलो करना चाहिए, जो चीज़ जहाँ सबसे सस्ती है वहाँ से उठाओ और जहाँ बिकती है वहाँ बेचो। तो इसीलिए सप्लाई चेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से क्या चीज़ प्रोक्योर कर रहे हैं, चाहे वो दवाइयों की बात करो, चाहे आप ऑटोमोबाइल्स की बात करो, हर एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता चला गया। अब इसी तरह से देखते हो धीरे धीरे जो ग्लोबल सप्लाई चेन का स्वरूप हमें देखने को मिला, वो स्वरूप ऐसा था जहाँ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, चाइना और जापान जैसी कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। चाइना में लोग बहुत सारे थे, स्किल्ड लेबर थे, और वहाँ पर एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन था, तो वहाँ काफ़ी ग्रोथ देखी गई। जापान के पास हाई टेक्नोलॉजी थी, तो वहाँ से टेक्नोलॉजी का हो गया। साउथ कोरिया के पास कई बड़ी कंपनी से, सैमसंग वगैरह कंपनी से, सैमसंग भी जो आपके कैमरा के कई इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो एप्पल का फ़ोन हो चाहे कोई फ़ोन हो, वो सैमसंग का ही लगता है। स्क्रीन के कुछ कंपोनेंट होते हैं, चाहे आईफोन हो चाहे कोई भी हो, वो चीज़ सैमसंग की ही लगती है, उसकी पेटेंट है। और वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप वहीं साउथ कोरिया में होती है। ताइवान में जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी एक तरह से बहुत बड़ी फैक्ट्रीज जो है मेजरली वो ताइवान में है। हर देश ने अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया। अगर चाइना में लेबर सस्ते क्यों थे? क्योंकि वहाँ पर काम कम था, लोग ज़्यादा थे। अब क्या होगा, अब चाइना में लोगों के पास पैसा आ गया है तो वो कम दामों पे काम नहीं करेंगे। तो वो जो कॉस्ट एडवांटेज था उनके पास, उनका लेबर सस्ता होने का, वो अब ख़त्म होने लग गया। और बाकी कंपनीज़ को लगा क्यों ना हम और ऑप्शंस भी ट्राई करें इस मोनोपोली से आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमारे पास डाइवर्सिटी रहे। इसलिए एक अपॉर्चुनिटी बनी इंडिया के लिए भी, बाकी देशों के पास भी। तो जो क्यों अभी चाइना में एक सप्लाई चेन वहाँ से हट रही, इसके कारण क्या? पहला, राइजिंग वेजेस। जो कॉस्ट एडवांटेज था, लोग सस्ते में लेबर मिलता था, वो अब नहीं मिलने लग गया कि वहाँ के लोगों के पास भी अब पैसे आ गए, वहाँ भी अब उनका कॉस्ट एडवांटेज कम हो गया है, क्योंकि वहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। जैसे इंडिया में अभी कंपैरेटिवली लोग गरीब हैं तो कम कीमतों में भी काम करेंगे। अगर आज आप किसी को दिल्ली में कहो कि भाई अब मैं आपको 10,000 रुपये महीने काम पे रखना चाहता हूँ, तो वो शायद ना करें। किसी गांव में जाके आप 10,000 दें, वो तुरंत कर लेंगे, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है और रहने का स्तर भी थोड़ा कम पैसे में काम चल जाएगा। तो इसलिए जो एडवांटेज है, कॉस्ट एडवांटेज से हम कहते हैं, वो अब नहीं रहा चाइना के पास भी। सप्लाई चेन में बॉटलनेक्स आ गए, यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई चाइना की इकॉनमी में, लेकिन इस ग्रोथ की वजह से वहाँ कई जगह पर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आने लग गई। उस लेवल पे, जिस लेवल पे पहले काम होता था, जिस रेट पर, वो अब नहीं हो सकता है। और क्योंकि चाइना की इकॉनमी बिल्कुल ही स्टेट कंट्रोल की है, कम्युनिज्म है, वहाँ पर स्टेट का पूरा कंट्रोल है, तो वहाँ के रेगुलेटरी जो इश्यूज़ हैं, रेगुलेटरी कंसर्न मतलब सरकारें अपने नियम बदलने लग गई और कभी भी कुछ भी रूल ले आती हैं, फाइन लगा देती है। तो इस चक्कर में वहाँ पर अब कंपनीज़ को डर लगने लग गया कि कंपनी पता नहीं जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो हमारे खिलाफ कोई कदम ना उठा ले, इसलिए कंपनीज़ एक अल्टरनेटिव ढूंढने लग गई। देखिए, जहाँ भी मोनोपोली होती है वहाँ सबको डर लगता है। और फिर फाइनली उनकी जो हाल में ट्रेड वॉर हुई अमेरिका के साथ, जहाँ वो कह रहे थे कि भाई चाइना का कहना था कि वो अमेरिका के साथ
कुछ हिस्सों में बहुत उनका मानना है कि अमेरिका उनके खिलाफ कदम उठा रहा है, उनकी कुछ कंपनीज बैन की गई अमेरिका में। अमेरिका कहना था कि चाइना अपनी वैल्यू को जानबूझ के डी वैल्यू कर रहा है अपनी करेंसी को, ताकि वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और अमेरिकन मार्केट के अगेंस्ट कदम उठा रहा है, इसलिए इनके बीच में झगड़ा हुआ। और मोस्टली जो अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज़ हैं वही चाइना में मोस्टली अपने प्रोडक्शन प्लांट इनिशियली उन्होंने जाके सेट किए थे, उनसे सीख के ही चाइनीज़ कंपनीज़ खड़ी हुई थी। जैसे एप्पल, सैमसंग, सबका अपना जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चाइना में खड़ा होने लग गया। उन्हें दिखने लग गया अच्छा इस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं, इस तरह चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तब जाकर उनके अपने भी रेडमी, शाओमी, आपके वीवो, ओप्पो ऐसी कंपनीज खड़ी होने लग गई, क्योंकि वहाँ पहले से ही एप्पल, सैमसंग काफ़ी टाइम से मैन्युफैक्चर हो रहे थे। तो अब जाकर उन्हें ऐसा लगा कि अमेरिकन कंपनीज को लगा कि हमें खतरा है, इसलिए वो कह रहे थे कि हम वहाँ से अब हमें एक अल्टरनेटिव भी चाहिए, और इसीलिए वो ढूंढने लगे कोई और रास्ता, और वहाँ पर उन्हें चाहिए अल्टरनेटिव। और इसीलिए अब जब कई और अपॉर्चुनिटीज़, कई और देश ऐसे हैं जो उन्हें कॉम्पिटिटिवनेस दे सकते हैं, वो उभरे, जैसे वियतनाम, इंडिया और इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज़, या थाईलैंड की बात कर लें या बांग्लादेश की भी बात कर लें, ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास कॉस्ट एडवांटेज अभी भी है, उनके लेबर अभी भी सस्ते मिल जाएंगे, उनके लोग भी अब थोड़े बहुत स्किल्ड हो गए हैं इंडिया में भी, तो कॉस्ट एडवांटेज है, चीप लेबर है, और फिस्कल इंसेंटिव। फिस्कल इंसेंटिव याद रखिए, पॉइंट लिखना ही लिखना अपने आंसर में। फिस्कल इंसेंटिव का मतलब होता है सरकार आपको फैक्ट्री लगाने पर क्या कहेगी, आपको 5 साल टैक्स नहीं लगेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के दे रही है, सेज जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर बेहतर सुविधाएं दे रही हैं, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही हैं कि बस आओ, कंपनी लगाओ, बिजली उपलब्ध पहले से है, सीवेज पहले से उपलब्ध है, आपको बस आके काम शुरू करना है। और एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर लें या और सुविधाएं देने की बात कर लें, सब करने लग गए। और कई ऐसे देश इस रीजन में उभरे हैं, जैसे इंडिया की बात कर लो, जहाँ पहले तो ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, अब इंडिया वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। इंडियन कंपनीज चाहे टाटा हो, महिंद्रा, उनकी गाड़ियाँ दुनिया भर में बिकती हैं, सुजुकी हो गई या होंडा हो गई, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से करते हैं। फिर मोबाइल में इंडिया नंबर 1 प्रोडक्ट प्रोड्यूसर बन गया। इस तरह से कई तरह की असेंबली बनने लग गई जो अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने लग गई, कॉम्पिटिशन बढ़ने लग गया। इसलिए उन कंपनीज को लगा कि हम चाइना के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, कोई और ऑप्शन भी ढूंढ सकते हैं। चाइना +1 स्ट्रैटेजी स्टार्ट होगी। चाइना से निकलना उतना आसान है नहीं एक बार में, तो परसेप्शन भी शिफ्ट होने लग गया। इंडिया एक बड़ा इंपोर्टर बन गया, इंडिया के पास सप्लाई चेन पोटेंशियल दिखने लग गया। इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो भी डबल हो गई। अभी ग्लोबल एक्सपोर्ट का 1.5% शेयर इंडिया के पास है, बहुत कम है लेकिन बड़ा है, पहले बहुत कम हुआ करता था। लेकिन चाइना देखो 23% है, इंडिया का सिर्फ 1.5% है, यानी स्कोप बहुत है ग्रोथ का, कम है लेकिन हमने ग्रोथ देखी, अभी और बहुत ग्रोथ करनी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया बदलाव करे अपनी पॉलिसी में। इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया कई पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले रहा है। इंडिया ने ट्रेड डील्स करी हैं जिसके तहत व्यापार आसान हो जाए, चाहे यूए इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एफटीए हो। इंडिया यूके और ईयू के साथ भी एफटीए करने की कोशिश कर रहा है। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत व्यापार और ज़्यादा बढ़े, बिना कस्टम ड्यूटी लगाए हुए, बिना चीज़ों के ऊपर टैक्स जोड़े हुए। इस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया लगातार इनिशिएटिव ले रहा है। और इस इनिशिएटिव के अलावा इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि कैसे साउथ एशिया जब इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है उसमें इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल रहे, जॉब बढ़े, और इंपॉर्टेंट ये हो कि जो स्पिल ओवर इम्फेक्ट है वो भी हो। स्पिल ओवर मतलब भारत में अगर ग्रोथ हो इस रीजन में, तो भारत कहेगा जो हमारी ग्रोथ है उसका कुछ फायदा हमारे आसपास पड़ोस के देश को भी हो जाए, थोड़ा नेपाल में भी मैन्युफैक्चरिंग हो, थोड़ा बांग्लादेश में भी हो, ताकि वो भी फायदे मिले और ये पूरा रीजन ही डेवलप करे। क्योंकि ऐसा है ना, एक जगह आतंकवाद फैला रहेगा, एक जगह आग लगी, आप ताजमहल खड़ा कर लो तो आपके ताजमहल में भी आग लगी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा इलाका ही डेवलप। इसलिए इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग में पुश कर रहा है, तो बांग्लादेश, नेपाल में भी, श्रीलंका में भी कोशिश कर रहा है कि उनकी भी स्थिति सुधरे। इसलिए आप देख लो G20 में इंडिया ने बांग्लादेश के को एज ए गेस्ट बुलाया। लगातार इंडिया कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में भी निवेश बढ़े, इंडियन कंपनीज भी कर रही हैं। इस तरह इंडिया कोशिश कर रहा है रीजनलिज्म को भी बढ़ाने का। जब इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ रहा है तो इंडिया रीजनलिज्म भी बढ़ा रहा है। और एज अ मैन्युफैक्चरर जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी, उसी तरह इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में है, सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही हैं अभी तक, 48% के आसपास टोटल वर्क प्लेस का, वो धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होंगे। उससे इंडिया का एक बड़ा सरदर्द कम होगा। तो चीज़ें बदल रही हैं। और इसके अलावा इंडिया अपनी एंटरप्रेन्योरशिप और अपनी जो इनोवेशन है इंडस्ट्री, उसका फ़ायदा उठा रहा है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको और ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है कि वो इस सेक्टर में शिफ्ट हो जाएं। हमने डोमेस्टिक पॉलिसी में चेंजेस किए हैं। क्या पॉलिसी चेंजेस किए हैं? हमने टैक्स पॉलिसी ऐसी बनाई है जो इंसेंटिवाइज कर रही हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट को। इंसेंटिवाइज करना मतलब आपने टैक्स रिबेट्स दे रखी हैं, आपने और सुविधाएं दे रखी हैं, आपने रेगुलेटरी पॉलिसीज़ बनाने के बजाय आपने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं जो अकोमोडेट कर रही हैं। फिर क्वालिटी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना आपने स्टार्ट कर दिया, आपने लॉजिस्टिक कॉस्ट घटानी भी शुरू कर दी। लेकिन ये सब तो अच्छी बात है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है इंडिया में अभी भी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई। लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है मतलब आपको अगर 100 रुपये का सामान ना चाइना में एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आपको वो 1 दिन में पहुंच जाएगा और 2 रुपये में पहुंच जाएगा।
कंपेयर करो इंडिया में, तो इंडिया में भी हो सकता है 2 रुपये लगे, लेकिन जो चाइना में 1 दिन में पहुंच रहा है, इंडिया से आपको पहुंचाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। और व्यापार में, ट्रेड में टाइम इज़ मनी। कोई चीज़ आज फैशन में, अगर वो सामान 1 महीने बाद आया, फिल्म रिलीज हुई, मान लो जवान, शाहरुख खान को कोई पोज, कोई स्टाइल बहुत फेमस हो, कोई कपड़े बहुत फेमस हुए, कंपनी ढेर सारे कपड़े वैसे मैन्युफैक्चर किए, भेजो इंडिया में, भाई शाहरुख खान की मूवी आई है, इसके बारे कपड़े बिकेंगे। वही कपड़े अगर उस फिल्म के रिलीज होने के 2 महीने बाद आए, तब तो उसका फैशन खत्म हो जाएगा। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक टाइम पे नहीं पहुंचा तो कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक्स के लिए, मूवमेंट के लिए, एक तो प्राइस एंड टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स का मूव कराने में। इंडिया में 13 से लेकर 14% GDP का प्राइस चला जाता है लॉजिस्टिक्स में, डेवलप नेशन में केवल 8 से 10%। तो इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम किया जाए। हमें इंपॉर्टेंट हमने किया भी है कि हमने अभी पॉलिसी के तहत जैसे हमने बिजनेस प्रोसेस सिंप्लीफाई किया है, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है, लोकल बिजनेस को पुश करना स्टार्ट किया है, जो हमारे देश में दिक्कतें होती थी बिजनेस सेटअप करने में उसको सॉल्व किया है, बिजनेस फैसिलिटेशन के ऊपर फोकस किया है, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया है। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी एक्साइज बहुत ज़्यादा है। हमने कोशिश की कि थिंक टैंक पे फोकस करें, लेकिन अभी तक इंडिया में स्टेप वैसे नहीं लिए गए जो बॉटलनेक्स कहते हैं इसको। बॉटलनेक्स मतलब जो दिक्कतें होती हैं किसी चीज़ को स्मूथली मूव कराने की, बॉटलनेक्स इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में। रोड ठीक से डेवलप नहीं हुए अभी तक जिस लेवल पे होने चाहिए, पोर्ट्स डेवलप नहीं है ताकि दूसरे देशों के साथ व्यापार आसानी से किया जा सके। स्किल्ड अभी तक आपकी पॉपुलेशन उस तरह से नहीं हुई AI में या डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ में, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। अभी हमने कोऑर्डिनेशन भी शुरू किया स्टेट सेंटर के बीच में, टारगेट इंटरवेंशन भी शुरू किया है, और थिंक टैंक को एंगेज करना स्टार्ट किया है, अपने एजुकेशन में निवेश करना स्टार्ट किया है, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, ताकि हमारी एक पूरी जनता जो है वो कंप्लीटली स्किल्ड हो। इसके अलावा हमने क्या किया है, मेक इन साउथ एशिया प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेक इन इंडिया के अलावा इंसेंटिव्स दिए ताकि एक्सपेंशन हो सके बांग्लादेश और श्रीलंका में भी। ये क्यों किया जा रहा है, ताकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का स्पिल ओवर इफेक्ट हो। जब स्पिल ओवर इफेक्ट होगा तो पूरा रीजन ग्रो करेगा, और जब पूरा रीजन ग्रो करेगा तो इस पूरे रीजन में और ज़्यादा कॉटन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो मैक्सिमम कंपनीज यहीं आके निवेश करेंगी। अभी चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान ये क्यों फेमस है, जापान, उस रीजन में उन्होंने रीजनल ग्रोथ बहुत तगड़ी देखी है। तो हर कंपनी आती है पहले वहीं देखती है ईस्ट एशिया में जाके पैसे लगाने। ईस्ट एशिया में चलो चाइना में नहीं तो हांगकांग में लगा देते हैं, हांगकांग नहीं तो ताइवान में लगा देते हैं। ऐसा ही अल्टरनेट मॉडल साउथ एशिया में क्रिएट करने की कोशिश इंडिया कर रहा है। और जब तक इंडिया पूरे साउथ एशिया पे फोकस नहीं करेगा, तब तक इंडिया ग्लोबल साउथ के लिए एक अल्टरनेटिव नहीं बन सकता, एक ग्लोबल साउथ का लीडर नहीं बन सकता। हमें पूरे रीजन को लेके सोचना चाहिए। तो देखिए, हमने इस आर्टिकल में बात की सप्लाई चेन क्या है, क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया। और ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल बात करता है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के बारे में। क्या बात है भाई, ये हाल ही में यूनिसेफ ने बोला है कि भारत ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है जेंडर बजटिंग के मामले में, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के बारे में। मतलब ये है कि आपने जेंडर को ध्यान में रखते हुए ऐसी बजट बनाए हैं, ऐसी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि महिलाओं को, एक दूसरा जेंडर जो है उसको भी पॉलिसी मेकिंग में, ग्रोथ में और आउटकम्स में मदद मिले। और इंडिया ने जब G20 प्रेसिडेंसी भी ली, तब लगातार इंडिया ने कोशिश की, जो सस्टेनेबल डेवलपमें गोल है उसमें भी इंडिया ने कोशिश की जो जेंडर इक्वलिटी वो हमारा प्राइमरी फोकस रहे। इसमें आप चाहते हैं कि वुमेन और मेन के बीच में जो दूरी है वो दूर हो जाए, और इसमें आप कोशिश करते हैं वो प्रैक्टिसेस डेवलप किए जाएँ, वो पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएँ, ताकि जेंडर चाहे कोई भी हो, सबको आप इक्वल स्टेज पे ला सके। तो इसके लिए आप फैसिलिटेट करते हैं for women to come into the mainstream, you try to break the barrier। इसके अंदर क्या होता है, आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट लाते हो जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए भी और उनकी भागीदारी में भी बहुत महत्वपूर्ण हो। तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे, इसके लिए जो वर्तमान में दिक्कतें हैं, जो अभी पॉलिसी लेवल गैप्स हैं, उनको भरने की कोशिश करोगे। गैप्स क्या हैं, आप पहले जो पब्लिक मनी है वो खर्च तो करोगे, पॉलिसी लाओगे, महिला सम्मान निधि आपने बना दिया, या अलग अलग औरतों पे या महिलाओं के ऊपर डायरेक्टेड आपने इन्वेस्टमेंट करी, गर्ल एजुकेशन के ऊपर, या वर्क प्लेस इन वुमेन को लेकर लॉ बना दिया। पर क्या जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब आपकी बैंक लोन दे रहे हैं तो औरतों को कितने लोन मिल रहे हैं, क्या जो आपका अगला दूसरा जेंडर है उसके पास वैसी अपॉर्चुनिटी है, क्या वो डिसीजन मेकर्स भी हैं या नहीं। तो इंडिया ने 2005 और 2006 के बाद से इंडिया ने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग स्टार्ट कर दी थी, जहां पर उन्होंने कोशिश की थी कि ना सिर्फ पॉलिसी लॉन्च, ना सिर्फ आप स्कीम लॉन्च करो, बल्कि इसका बड़ा स्कोप ये है कि आप नॉलेज बिल्डिंग, नेटवर्किंग, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑफ द प्रोसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी, चारों एरिया पर फोकस करें। यानी केवल आप
कोई लॉन्च नहीं कर देंगे स्कीम, आप ये भी कोशिश करेंगे कि वुमेन की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके पास कैपेसिटी हो खुद के डिसीजन लेने का, खुद की बिजनेस सेटअप करने का, मेन स्ट्रीम में आने का। जो सिस्टम है वो लगातार इंस्टीट्यूशनलाइज रहे, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का जो एक काम किया भी जाए उसके नतीजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फोकस जो है वुमेन डेवलपमेंट से हटाकर आपने क्या वुमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर किया, कि केवल महिला उत्थान नहीं, महिलाओं द्वारा किया गया उत्थान भी। वाई शुड मैन ओनली मेक पॉलिसीज, या पॉलिसी आप कभी देखो तो एक शब्द होता है पैनल, कई सारे पैनल बैठते हैं डिस्कशन करने, वहाँ देखो पैनल बैठा है सिर्फ पुरुष बैठे हुए हैं, तो उसे कहते हैं पैनल की जगह कहने लगे मैनल बना हुआ है, कि पैनल तो होते नहीं, मैनल होते हैं, सिर्फ पुरुष आगे बैठ जाते हैं, सारे डिसीजन वही ले रहे हैं। अगर महिलाएं उसका पार्ट होंगी ही नहीं डिसीजन मेकिंग का, तो हाउ विल दे ऑल्सो बी स्टेक होल्डर, वो कैसे उनका भी एक रोल रहेगा डिसीजन मेकिंग में। इसलिए लगातार कोशिश है कि अब हम नारी शक्ति के ऊपर फोकस करें, ताकि वो भी भागीदार बने प्लानिंग्स में और हर चीज़ में। अभी क्या जो अचीवमेंट्स हैं जेंडर इक्विटी या इक्वालिटी में जो हमने देख रहे हैं, उसके तहत भारत जब से आज़ाद हुआ, सबसे पहले संविधान ही बात करता है कि हमें आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 के अंदर कि स्टेट को कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए, लॉ बनाने से रोकना नहीं चाहिए जहां महिलाओं या बच्चों को लेकर स्पेशल प्रोविजन हो। आपने बात करी है मैटरनिटी रिलीफ की, आर्टिकल 51A बात करता है कि जो ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो किसी महिला के लिए अनडिग्निटरी है, वैसे प्रैक्टिस को बंद करना चाहिए, वो हमारी ड्यूटी है। इस तरह आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे पास हैं। अब तो मैटरनिटी लीव भी इंडिया में बढ़ा दी गई है। ग्लोबल प्रैक्टिसेस में इंडिया ने काफ़ी ऐसे स्टेप्स उठाए हैं, चाहे हम अबॉर्शन की बात करें, चाहे हम रिजर्वेशन की बात करें, वहाँ भी हम देख रहे हैं अब बातें चल रही हैं। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन अभी तक नहीं है, लेकिन वहाँ भी बातें चल रही हैं। हमने लिटरेसी में इंप्रूवमेंट देखी है, हमने देखा है कि जो नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, उसमें भी पॉलिसी गोल्स कुछ पूरे हुए हैं। विद्या शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। इकोनॉमिक ग्रोथ में आप देख रहे हो कि चाहे जो भी स्कीम हो, चाहे आप जैसे आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देख लो, जहाँ पर माइक्रो फाइनेंसिंग के लोन्स मिलते थे, मुद्रा योजना में भी आपने महिलाओं को कुछ हद तक एक वरीयता दी है कि उनको पहले आप लोन दो या उनको और रिबेट मिले। और इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज होता है कि वुमेन की ओनरशिप बढ़ती है रिसोर्सेज के ऊपर, उनके ऊपर वो एक रिसोर्स ओन करते हैं, केवल कंपनी में काम नहीं कर रही, कंपनी की मालिकिन भी है कई जगह वो, तो वो उसको लीड करेंगे बेहतर तरीके से। तो उस ऑब्वियसली एक अगर वुमेन एक कंपनी रन कर रही है तो उसको पता है कि औरतों को क्या दिक्कतें हो सकती हैं हमारे ऑफिस में, तो वो अपनी जो ऑफिस बनाएंगे उनमें ध्यान रखेगी उन चीज़ों का। किसी जगह कोई महिला ही नहीं है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी ऑफिस में जहाँ कोई महिला कर्मचारी नहीं है और कहीं ऑफिस जहाँ पर 10 महिला और 5 पुरुष कर्मचारी हैं, आपको दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेगा, क्योंकि वहाँ ध्यान रखते हैं कि महिलाओं क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इसी प्रकार से एग्जांपल लो, एक भारतीय महिला बैंक बना, पहला इस टाइप का जो महिलाओं के ऊपर केंद्रित था। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी भारत ने कोशिश करी। आज के टाइम में जो राशन कार्ड बनते हैं वो महिलाओं के नाम पे बनते हैं, तो आपने महिलाओं को प्राइमेसी दी अपने पॉलिसी में, तो ये एक बड़ा स्टेप है। लेकिन आप चाहे सिर्फ पॉलिसी लेवल में बात मत करो, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपने जो लोन डिसबर्सल है वहाँ पर प्रायोरिटी वुमेन को दी हुई है, उनको और टैक्स रिबेट्स ज़्यादा दी हुई हैं। तो इंडिया इन सब कारणों से रोल मॉडल उभर रहा है, एक लीडिंग एग्जाम्पल बन रहा है साउथ एशिया में, और बाकी देशों के मुकाबले भी और ज़्यादा डेवलपमेंट की संभावना है। हालांकि साउथ एशिया में बांग्लादेश की बात करें तो बहुत वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया से कहीं आगे है, तो इसीलिए इंडिया को कुछ वहाँ से भी सीखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल है बांग्लादेश में। तो इंडिया को भी कोशिश लगातार लीडिंग एग्जाम्पल बनना चाहिए। इस रीजन में जेंडर बजटिंग की जब हम बात करें उसमें इंडिया अग्रणी है, हम अपने क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश कर रहे हैं, ठीक है। नतीजे चाहे उतने अच्छे ना हो जैसे बांग्लादेश में है या नेपाल में है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट बांग्लादेश की बात हम करें तो इसलिए इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है इसको ग्रो करने की। अभी हम देखें जो अभी दिक्कतें रह रही हैं वो क्या है, अभी तक मेल लिटरेसी अराउंड 84% है ओवरऑल, फीमेल केवल 77% है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में केवल 32.8% वुमेन जो है, जो हमारा पीरियोडिक लेबर सर्वे था उसने बोला है वो लेबर फोर्स का पार्ट है, जबकि मैन 77% पार्ट है। तो कहा जाता है कि इंडियन वुमेन अगर वर्कफोर्स में आ जाए तो इंडिया की जीडीपी को बहुत फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि इंडिया की वुमेन को घर से निकल के काम करने दिया नहीं जाता, उनके पास मोबिलिटी नहीं होती है। फिर अभी तक इंडिया में जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम है, केवल 14% ही आपकी जो है वो लोकसभा की मेंबरशिप है वुमेन की, 14.44%, केवल 14% ही सेक्रेटरीज हैं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, बहुत कम है। तो वहाँ ग्रोथ की बहुत रिक्वायरमेंट है। हमें चेंजेस लाने के लिए फिस्कल पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, सब में बदलाव की ज़रूरत है। और क्योंकि बजट कम मिलता है अभी तक, केवल 4-5% बजट हम देते हैं जो यूनियन बजट का, तो इससे वो स्कीम्स जो महिलाओं पर केंद्रित होनी चाहिए वो और ज़्यादा रिक्वायर्ड रखती है। देखिए महिलाएं 50% हिस्सा है आपकी पॉपुलेशन का, उसको उनको उस हद तक जो उनकी भागीदारी है वो नहीं मिलती। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा, मतलब
ऐसा डेटा जहां हमें पता हो कि अगर हम एक कोई स्कीम ला रहे हैं उससे एक पर्टिकुलर जेंडर को कितना फ़ायदा हो रहा है, दूसरे जेंडर को कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या हमारी कोई स्कीम केवल पुरुषों को ही ध्यान में रख के बनाई जा रही है, या जो हम स्कीम ला रहे हैं, जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उससे महिलाओं को भी फ़ायदा हो रहा है या नहीं। इन सब का ध्यान रखना है। क्या जो हमारे टारगेट है एक्सपेंडिचर का, क्या वो महिलाओं तक, लड़कियों तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, इसे कहते हैं हमारे पास वो डेटा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा। जब तक आपके पास ऐसा डेटा नहीं होगा जो आपको बता सके कि पर्टिकुलर सेक्टर में कितनी महिलाओं को ये चीज़ें पहुंच रही हैं, ये सुविधाएं पहुंच रही हैं, तब तक आपका उस लेवल तक ये जेंडर आपकी पैरिटी नहीं बनेगी, समता नहीं बनेगी जेंडर के बीच में। तो ये बातें हो गई जेंडर डेटा के बारे में। तो क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? इसके लिए ज़रूरत है हमें कि हम पॉजिटिव एक्शन लें, पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, फैसिलिटेट करें, उनको रेवेन्यू जनरेशन एस्पेक्ट में ग्रो करें, यानी जहाँ से महिलाओं के लिए रेवेन्यू जनरेट हो, और इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सके। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, कैसे अलग अलग स्कीमों में हम उनकी भागीदारी बढ़ाएं। इसके अलावा अलग अलग स्कीम ऐसी आनी चाहिए जहाँ पर एक तो पहले हमारे पास, जैसे हमने बोला, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा हो, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ पर कमी है, उसके हिसाब से आप आउटकम बेस्ड बजटिंग कर पाएँ। आउटकम बेस्ड बजटिंग मतलब आपने स्कीम लॉन्च की, स्कीम लॉन्च करने के बाद उसका नतीजा क्या हुआ, कितने लोगों को उसका फायदा हुआ, डेटा आपके पास होगा, तभी जाकर आप बेहतर फोकस तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे, रिजल्ट ले पाएंगे। और यही कोशिश है हमारी इस प्लान के तहत। और हमें इससे भी आगे बढ़कर, दो जेंडर्स से आगे बढ़कर ट्रांसजेंडर्स और बाकी जो बाइनरीज हैं उनको भी अपने पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में पार्ट बनाकर चलना चाहिए, तभी जाकर हम सही बेस में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग कर पाएंगे। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात आती है। बिना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म हर प्रकार के गोल बनाने चाहिए। अपने स्कोप में जो एरियाज अभी तक इंक्लूडेड नहीं उन पे भी काम करना चाहिए, तभी जाकर हम कह सकते हैं हम एक जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग बना पाएंगे, इनइक्वालिटीज़ को कम कर पाएंगे और वुमेन को मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। अगला जो आर्टिकल है ये बात करता है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते। पेट्रोल आपने जला दिया, खत्म हो गया। रिन्यूएबल जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो लगातार रिन्यू हो सकती है। यहाँ पर हाल में 28 जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑफ पार्टीज 2000 COP28 UNFCCC की, वो कहाँ हो रही है? दुबई में। इसमें एग्रीमेंट होने वाला है जहाँ बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल एनर्जी का टारगेट है रिन्यूएबल से, उसको हम तिगुना करेंगे 2030 तक। अभी जो लेवल है उसके 3 गुने तक लेके आएंगे, ये टारगेट है। अब देखिए आर्टिकल ये बहुत बड़े हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा संक्षेप में करने की कोशिश करूँगा। टारगेट क्या है? टारगेट COP दुबई में ये बोला गया कि हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से जो हमारी कैपेसिटी है अभी जो लेवल है उसका 3 गुना करेंगे। तो अभी क्या लेवल है? 2021 में अगर टोटल आप देखो दुनिया भर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था, वो कैपेसिटी थी अराउंड 3000 गीगावाट, 3026 गीगावाट टू बी एग्जैक्ट। ये 2021 तक की कैपेसिटी थी। टारगेट ये कहता है कि 3 गुना करना है, मतलब आपको 9000 गीगावाट कैपेसिटी होनी चाहिए 2030 तक। कितनी? 9000 गीगावाट। आपका टारगेट है कितना? 9000 गीगावाट कैपेसिटी बढ़ानी है एज पर दिस COP28 एग्रीमेंट जो बात की गई है। G20 में भी बोला गया कि हाँ हम टारगेट को इस कदर लेके आएंगे जहाँ हम 2030 तक ट्रिपल कर लें। तो जब आप ये बोलो तो आपको डेटा होना चाहिए साथ में कि अभी 3026 है, बात करें 9000 गीगावाट डेवलप करने का। ठीक है, ये बातें तो हो गई, लेकिन ये होगा कैसे? अभी वर्तमान में क्या है, क्या डिविजन है, ज़रा ये देखते हैं। अगर आज आप देखो तो 100 यूनिट्स ऑफ आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, उसमें केवल 39% ही जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी आती है रिन्यूएबल से। ये आपकी कैपेसिटी है, जबकि रियल कैपेसिटी मतलब इतना हो सकता है उनका शेयर, लेकिन असल में जो रियलाइज्ड है, जो असल में जनरेशन होता है, वो केवल 28% है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है भाई, जब इतना है तो इतना कम क्यों है? मान लो देखो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसकी कैपेसिटी नीदरलैंड के पास है या कनाडा के पास है, एटॉमिक एनर्जी, या मान लो जर्मनी के पास है। भाई उनको ज़रूरत ही नहीं है उतने यूज़ करने की, उनका कुछ बच ही जा रहा है। उनके पास, रशिया के पास तेल भी है, विंड भी है, सब कुछ है। तो जब हम दुनिया की बात करें, हर देश में बराबर इक्विटी नहीं है, इसीलिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 39% है, लेकिन रियलाइज में जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है केवल 28% ही होती है। जिसमें अगर आप तोड़ो, अगर 28% में देखो तो 50% आपका हाइड्रो पावर है इसके अंदर, और 13% सोलर और 23% विंड। तो इसीलिए बहुत रिक्वायरमेंट है कि हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें। ट्रिपलिंग जब हम बात करते हैं तो 9000 गीगावाट हमें चाहिए 2023 तक। 9000 गीगावाट होने का मतलब तभी हो पाएगा जब अगले 7 सालों में हम 6000 गीगावाट दुनिया भर में बढ़ा दें प्रोडक्शन।
ये कैसे होगा? इसके लिए आपको और ज़्यादा हाइड्रो प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, विंड एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा। ये कैसे हो पाएगा? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ग्लोबल ग्रोथ हो। अभी वर्तमान में क्या है ना, दुनिया में बिजली की खपत बढ़ रही है। कोविड से पहले की हम देखें तो 2.6% एक ग्लोबल ग्रोथ थी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की। हर साल 2.6% डिमांड बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें भी दुनिया भर में अलग अलग है। अगर हम ईयू में बात करें तो ईयू में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अब घट रही है। वहाँ 0.3% डिक्लाइन देखा गया इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में, क्योंकि लोगों की जनसंख्या घट रही है और लोग सोलर पावर प्लांट बना ले रहे हैं, या फिर नॉर्मली भी वहाँ पर अब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड घट रही है। जबकि कंपेयर करो आप इंडिया, और ये माइनस है, -0.3। इंडिया और चाइना में 6% की ग्रोथ है, 6% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हम हर साल बढ़ा देते हैं। अमेरिका में 0.5% की ग्रोथ है। यानी अलग अलग देश में रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके से बढ़ रही है। तो ये जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, ये बहुत गलत इसलिए है कि आप एक ग्लोबल पूरी दुनिया को एक सा मान के बोलो इतना गीगावाट हम बिजली बना लेंगे, इतनी डिमांड, ऐसे काम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, जो आपको अपने आंसर्स में लिखना भी है, जैसे हमने बोला वहाँ एग्रीगेटेड डेटा हमारे पास जेंडर में नहीं था, यहाँ इसी प्रकार से हमारे पास ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड नहीं है, हमारे पास ग्लोबल एग्रीगेट है। हर कंट्री में अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है और हर देश के पास अलग तरह का इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पोटेंशियल है। इसलिए रेट्स ऑफ ग्रोथ बहुत वेरी करते हैं, डिफरेंशिएटेड है, अलग तरह की डिमांड चाहिए। हर देश के पास वैसी कैपेसिटी ही नहीं है। यही बात जो मैं आपको समझा रहा था कि अलग अलग देश की अलग अलग एनर्जी डिमांड है। इंडिया चाइना की बहुत ज़्यादा है। तो अगर आज आप बोलो कि भाई हर देश अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वर्तमान में उसको 3 गुना कर ले, सिंपल है, तो दुनिया का डेटा अचीव हो जाएगा। यही दिक्कत है। अगर आप आज अमेरिका को बोलो कि आपका जो रिन्यूएबल कैपेसिटी आज है, जितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, उसका 30% आप रिन्यूएबल से लेके आ जाओ, तो अमेरिका कहेगा देखो भाई हमारी जो डिमांड है, इसका अगले जो 10 सालों में जो डिमांड बढ़ेगी, इसका 30% हमें लाना है रिन्यूएबल से। तो ठीक है, 2 सोलर प्लांट लगा दो या 2 विंड प्लांट लगा लो, एक एटॉमिक एनर्जी का कोई प्लांट सेट कर लो। तो अगर वो देखो ना अमेरिका का, तो उनको केवल 26 गीगावाट चाहिए और प्रोडक्शन रिन्यूएबल से उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उनकी डिमांड ही बहुत कम है जो अब बढ़ रही है। असल में क्योंकि अमेरिका का वर्तमान में जो प्रोडक्शन है वो सारा बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल से होता है, तो इसका मतलब है पहले वो जो उनके पावर प्लांट्स हैं वो बंद करें और उससे शिफ्ट करें रिन्यूएबल्स की तरफ। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, मैं क्लियर करता हूँ। मान लो अभी अमेरिका में ना प्रोडक्शन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहाँ ऑलरेडी बहुत बिजली का प्रोडक्शन है, तो आगे जो डिमांड बढ़ेगी उसको रिन्यूएबल से मिला सकते हैं ईजिली, एटॉमिक है, ये सब है। तो उनको जो वर्तमान में जो उनके पावर प्लांट्स हैं जो कोल पे चल रहे हैं या अलग तरह के रिन्यूएबल्स पे चल रहे हैं, उसको हटा के उनकी जगह भी उन्हें सोलर या विंड पे जाना पड़ेगा, तभी जाकर भारत चाइना की बराबरी का प्रोडक्शन वो करेंगे। कहने का मतलब, अगर आज अमेरिका को कहो ना कि आपको 6000 गीगावाट में जो हमें दुनिया का सप्लाई बढ़ाना है 2030 तक, इसकी हिस्सेदारी आपकी भी कि आपको भी 3 गुना बढ़ाना है, तो वो केवल एक फैक्ट्री खड़ी करेंगे 26 गीगावाट की, तो उनका टारगेट अचीव हो जाएगा। इंडिया को वही टारगेट अचीव करने के लिए 717 गीगावाट की कैपेसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। कितना डिफरेंस है? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि इंडिया में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में रिक्वायरमेंट बहुत कम है इलेक्ट्रिसिटी की, ऑलरेडी वो उस लेवल तक आ चुके हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका और ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, ये वर्तमान में जो उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जो उनके पावर प्लांट्स हैं, जो नॉन रिन्यूएबल के ऊपर चल रहे हैं, उनको बदल के वो रिन्यूएबल्स में कन्वर्ट करें, तभी जाकर ग्लोबल पैरिटी आएगी। क्योंकि अभी जो सिस्टम है, जो बातें चल रही हैं, चाहे हम UNFCCC की बात कर लें, जिसकी मीटिंग हो रही है कहाँ, दुबई में, कौन सी 26वीं 27वीं 28वीं कौन सी है ये जो मीटिंग हो रही है, यहाँ भी जो बात की जा रही है, वहाँ पे सारा का सारा फोकस आप ये कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, अफ्रीकन कंट्रीज़, यही केवल फोकस करें इसके ऊपर। COP 28 में आपने बोला कि भाई ग्लोबल टारगेट मीट करना है। भाई ये भी तो देखो कि अमेरिका और यूरोप की ऑलरेडी जो प्रोडक्शन है वो बहुत तगड़ी हो रखी है रिन्यूएबल से, उनको काम ही नहीं है कुछ। अब वो बोलेंगे ठीक है तुम देखो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। अगर हम केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोलेंगे कि भाई आप सारा पावर जनरेशन आरी सोर्सेज से करो, फॉर एग्जांपल जो टारगेट है उसके हिसाब से 80% जो अफ्रीका का जो प्रोडक्शन है वो जब तक रिन्यूएबल से नहीं होगा तब तक उनका काम नहीं चलेगा, जबकि यूरोप के लिए केवल 70% है। तो और अभी ऑलरेडी भी जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो ऐसा है जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया की बात कर लो, अफ्रीका की बात कर लो, ये लोग सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं, अलग चीज़ों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और इंडिया को तो 500 गीगावाट का इंडिया ने टारगेट रखा है। 3000 में 500, सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। इंडिया इतने बड़े बड़े टारगेट रख रहा है, अमेरिका, यूरोप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल पैरिटी रहे, तभी जाकर हम चीज़ों को बेहतर तरीके से
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब डेटा बहुत सारा है इसमें, वो आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। जो की चीज़ें मैं वो समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आंसर में ऐड आप कर नहीं सकते, डेटा रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि अमेरिका और यूरोप में ऑलरेडी जो प्रोडक्शन है, एक तो पहले वहाँ पे डिमांड बहुत कम बढ़ेगी, अब दूसरा ऑलरेडी उनके पास जो प्लांट्स है काफ़ी सस्टेनेबल है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को मीट करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट ये है कि वो भी उतना ही बोझ ढोएं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी लगे और एक इक्विटी आए कि भाई कैपेसिटी जो एडिशन करना है, यानी कैपेसिटी एडिशन मतलब ये नहीं कि आप नया जो पावर प्लांट बनाओगे केवल वो रिन्यूएबल्स का हो। ये भी बोला जाए जिनके पास पहले नॉन रिन्यूएबल में जो काम कर रहे हैं, जिनके पास थर्मल पावर प्लांट है, जिनसे उनका काम चल रहा है, वो बदल के उसको रिन्यूएबल्स में लाए, मेरा अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह और ईयू वगैरह। वरना केवल सारा का सारा बोझ किसके ऊपर रहेगा? डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ही। अभी जो प्रॉब्लम है ये कि सारा का सारा बर्डन जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर दिया जा रहा है। इसको इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर पाएंगे। वन अर्थ वन सन वन ग्रिड, इंडिया का जो इंडिया का एक प्रपोजल है सोलर एनर्जी पुश करने का, वो तभी पूरा हो पाएगा ना जब उसको फाइनेंसिंग मिलेगी। फाइनेंसिंग कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आपको चाहिए होगी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो फंड्स प्रोवाइड करें, इंस्टीट्यूशंस फंड प्रोवाइड करें। $100 बिलियन का जो आप एनुअल टारगेट रखते हो वो कहाँ से पूरा होगा? वो जो एनुअल टारगेट है पूरा ही नहीं हो पा रहा क्योंकि उसको कोई पैसे नहीं दे रहे उन चीज़ों को, जो UNFCCC ने भी जो बातें की हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ग्लोबल लेवल पे अलायंस बनाएं। इसलिए जब 26 में बोला था कि इंडिया 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक पहुंचेगा, ऐसा कोई प्रॉमिस अमेरिका ने नहीं किया था। इंडिया ने कहा हम 500 गीगावाट लेके आएंगे, लेकिन अमेरिका ने कोई प्रॉमिस नहीं किया, कोई इंटेंट भी शो नहीं किया। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो बोझ है वो सब इक्वली शेयर करें और डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ही केवल ये पुश ना किया जा सके। जो यू का भी टारगेट है वो उतना बड़ा नहीं है। वो कहते हैं कि 40% जो फाइनल एनर्जी कंजम्पशन है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ लेवल तक है। तो इनके टारगेट अपने मार्केट के हिसाब से हैं, जबकि इंडिया और चाइना ने भी कुछ हद तक बड़े बड़े टारगेट्स रखे हैं। तो रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर ग्लोबल एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिवाइड को दूर किया जाए, साथ आ जाए, तभी जाके हम चीज़ें बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल बात करता है इंडिया पोस्ट के बारे में। ये आपके पेपर 2 के लिए बहुत रेलेवेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। देखिए क्या है, हमें पता है भारत पोस्ट, इंडिया पोस्ट क्या करता है? भारतीय डाक चिट्ठियाँ पहुँचाता था पहले। आज वो बैंक का भी काम करता है, फाइनेंसिंग का भी काम करता है, कुरियर का भी काम करता है। तो अभी तक जो एक बिल था, जो एक्ट था जिसके तहत ये था, वो था इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट ही इसके ऊपर लागू था। अब 2023 में नया पोस्ट ऑफिस बिल आया है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ कोशिश की जाएगी, इस बिल का टारगेट ये है कि इंडिया पोस्ट को सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के ऊपर फोकस किया जाए। यानी जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं, उनको जो सेवाएं दी जा रही हैं उसको और ज़्यादा रैशनलाइज करने के लिए, उसको और बेहतर करने की कोशिश है। अभी तक जो एक्ट था वो केवल रेगुलेशन बनाता था कि भाई चिट्ठी प्रोविजन को लेकर किस तरह सर्विसेज पोस्ट ऑफिस अफोर्ड करता है, बेसिकली मेल सर्विसेज यानी डाक पहुंचाने का। अब इंडिया पोस्ट केवल डाक नहीं पहुंचाता, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के पार्सल भी पहुंचाता है। तो जो नया बिल है वो बात करता है इसी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर। अब इनका मुकाबला है कई सारे कुरियर कंपनीज के साथ, ब्लू डार्ट के साथ, इंटरनेशनल कंपनीज आ गई हैं, फेडेक्स के साथ। तो उसके साथ इंडिया पोस्ट compete कैसे करेगा? तो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पोस्ट अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाए, ग्लोबल कंपटीशन, लोकल कंपटीशन और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया पोस्ट को डेवलप करना। अब आप पासपोर्ट भी बनाओ तो आप इंडिया पोस्ट के ऑफिस में जाके बनवा सकते हो, वो बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था चेंजेस लाने का। तो जो नया बिल आया है इसमें कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए, जैसे अब किसी केस में भी कोई अगर ऑफिसर है उसको पता लगे एक पोस्ट जा रही है, कोई कुरियर जा रहा है, कोई डाक जा रही है, तो वो उसको खोल के चेक कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए या भारत के रिलेशन किसी देश के साथ ख़राब होने तक का खतरा ये रखता है, तो उसको चेक कर सकता है आइटम को इंडिया पोस्ट के ऑफिसर। प्लस और किसी इससे पहले जो ऑलरेडी एक्ट था उसके अंदर भी उसको प्रावधान था पहले भी, लेकिन अब ये है कि अब प्रोविज़न दिया गया है जहाँ आप स्मगलिंग और ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर पोस्ट के थ्रू जा रहा है, ऐसे बोरे में भर के अगर आप ड्रग्स भी भेज रहे हो किसी डिब्बे में भर के, तो अब इंडिया पोस्ट के लोग उसको खोल के चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई खतरनाक संदिग्ध सामान तो नहीं जा रहा, ताकि ड्रग्स और स्मगलिंग पे कंट्रोल हो। दिक्कत यह है कि ड्रग्स स्मगलिंग में जो अभी जो कुरियर की सर्विसेज है वहाँ पर इंडिया पोस्ट का शेयर है 15%। बाकी का जो आपका 85% है वो प्राइवेट कंपनी से जाता है, जिसके ऊपर अभी तक ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो ज़रूरी है अगर आपको ड्रग्स और स्मगलिंग रोकनी है थ्रू कुरियर, तो वहाँ भी ये चीज़ें लागू हों। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुरियर सर्विसेज बाकी को भी इस तरह रेगुलेशन के अंदर लाया जाए सिक्योरिटी को लेकर। फिर अभी जो
जो प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत छोटी मोटी कंपनियां काम करती हैं, उनको एक तरह से हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एक अथॉरिटी के अंदर है, उनको भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट है फ्यूचरिस्टिक पोस्टल डिलीवरी। हमें पता है ड्रोन डिलीवरी दुनिया में चल रही है। अभी तक क्या होता था, हमें पता भी भेजना होता था, कहते थे सामने ये जो हनुमान मंदिर के सामने वाली तीसरी गली, ऐसा लोगों का एड्रेस होता था। हाईवे से चौथी गली, यहाँ पर आपको डिलीवरी करनी है सामान, कोई पता ही नहीं होता था। तो अब स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं हम एड्रेसेस को। इस बिल के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिजिटल कोड अब लिए जाए, ताकि सबके पास गूगल मैप्स है आज के टाइम में, तो जियो स्पेशल डेटा से आप जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कौन सी लोकेशन है, वो आपका पता जाए और वहाँ पर सीधा एड्रेस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से पहुँच पाए, ताकि आप एक्यूरेट डिलीवरी कर पाएँ। ना कि ये गली नंबर के पीछे वाले मकान में जो काला मकान है उसका सफ़ेद गेट है, वहाँ पर सामान रख देना। तो इससे होता ये है कि टाइम बहुत लगता है डिलीवरी में, लॉजिस्टिक्स कोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कई डिलीवरीज टाइम पे नहीं हो पाती। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए अब एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट लाया गया है, ताकि हम कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करें और जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि अब तो सब कुछ गूगल मैप्स के थ्रू है। हमारा नाविक खुद अंतरिक्ष में है जो हमें कोऑर्डिनेट्स भेजता है। नाविक इंडिया का खुद का जो होम ग्रोन जीपीएस है। तो अब इजीली एड्रेस को कोऑर्डिनेट के थ्रू, कितने लैटिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड पे कोई एड्रेस सिचुएटेड है, एग्जैक्ट डेटा के हिसाब से एड्रेस दे सकते हो, जो अब पोस्टल डिलीवरी की कोशिश है, ताकि और इफेक्टिव एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ मेल्स हो पाए, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी और बाद में जाके ड्रोन से भी हम चाहें तो ये सुविधाएं दी जा सकें। तो ये भी हो रहा है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि अब तक बात ये थी कि केवल जो इंडिया पोस्ट था, इसके पास ही एक अधिकार था लेटर्स का, कि लेटर्स डिलीवरी दुनिया में, भारत देश में करनी है तो केवल इंडिया पोस्ट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब ये हटा दिया गया। देखिए, बात ये थी कि आप कहोगे सर अगर ये रूल था तो फिर कुरियर वाले कैसे चिट्ठियाँ देते थे? कुरियर वाले कहते थे कि हम चिट्ठी नहीं दे रहे, हम पैकेज दे रहे हैं। पैकेज और कुरियर जा रहा है, चिट्ठी नहीं जा रही है। तो इस लॉ के हिसाब से केवल वही हाथ लिखी हुई चिट्ठी होती थी। अब बदलाव किया गया है इसके तहत, क्योंकि 1980s में प्राइवेट सेक्टर आ गया, तो ऑलरेडी चिट्ठियाँ लोग इंडिया पोस्ट मेल के बदले में या कोई सामान भेजना तो कुरियर से भेजने लग गए। तो वो बदलाव करते हुए अब बोला गया ऐसा कुछ नहीं है, इनकी जो मोनोपोली है वो खत्म करते हैं। लेटर्स मतलब अब लेटर्स भी आप किसी पोस्टल कंपनी के थ्रू भी भेज सकते हैं। वो जो एक लूप होल था, सरकार को पता है, ऐसे भी कोई नहीं मान रहा, लोग प्राइवेट कंपनी से भेज ही रहे हैं और कोई इसका औचित्य भी नहीं है। अब तो चिट्ठियाँ लोग लिखते भी नहीं, अब ईमेल लिखते हैं, तो इसलिए वो रेलेवेंस खत्म हो गई। तो अब वो जो क्लॉज था कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जो है कि एक जगह से दूसरी जगह जो आप लेटर्स और पोस्ट ले जा सकते हो, वो जो मोनोपोली थी इंडिया पोस्ट की खत्म कर दी गई है। अब कहीं से भी आप लेटर्स भेज सकते हो। अभी तक ये था, तो हमें दिखता है कितनी ज़रूरत थी इसको बदलने की, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ लेटर अलग थी और वो कोरियर कंपनी कहती थी हम लेटर नहीं, हम पैकेज लेके जा रहे हैं या हम पोस्ट लेके जा रहे हैं, तो वो अलग अलग हो जाता। तो अब वो चीज़ हटा दी गई है और हमने ये भी कोशिश करी है कि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है वो तोड़ के अब इसको और नॉर्मलाइज कर दें। तो हमने देखा पोस्ट डिलीवरी में हम एड्रेस को और ज़्यादा हाईटेक बना रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटा रहे हैं, सिटीजन सेंट्रिक इंडिया पोस्ट को बना रहे हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से और ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं ताकि ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें जो स्मगल हो रही हैं थ्रू पोस्टल सर्विसेज उस पर भी कंटेनमेंट हो। और फाइनली हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आउटडेटेड लॉज थे जिसके तहत ऐसे ही लेटर्स के मामले में इनको मोनोपोली दी गई थी वो भी खत्म हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक नया एक्ट, जो इंडिया पोस्ट का नया एक्ट आने वाला है, इसकी बात करी। तो हमने 4 आर्टिकल्स डिस्कस किए, काफ़ी लेंदी आर्टिकल्स थे। सप्लाई चेन के बारे में हमने किया, हमने जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के बारे में बात की, हमने पोस्टल डिलीवरी के बारे में बात की और हमने रिन्यूएबल टारगेट्स के बारे में बात की। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली